तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी साइंस की केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज है हमारा क्लास नंबर 3। तो यदि आपने इससे पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखी हैं, तो इससे पहले जाइए, पहले उन्हें देखिए, तो आप आगे इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है मिश्रण। ठीक है, तो हम देखते हैं आखिर मिश्रण क्या है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बता भी दिया था, फिर से आज रिवाइज करते हैं। तो आखिर मिश्रण क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, तो उसे मिश्रण कहा जाता है। सिर्फ इसी पॉइंट से आप मिश्रण को समझ सकते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, तो वो मिश्रण है। लेकिन यदि हम किसी निश्चित अनुपात में उन्हें मिलाएं, तो वो क्या है? यौगिक। इस तथ्यों के बारे में हमने पिछले क्लासेस में चर्चा कर ली है। अब आगे देखते हैं, इसके उदाहरण हैं जैसे शरबत, चाय, वायु। इसमें जो घटक हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है समांगी मिश्रण तथा दूसरा है विसमांगी मिश्रण। तो पहले देखते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। तो जिनमें घटकों को अलग अलग देख पाना संभव नहीं होता, मतलब 2 घटक इस प्रकार से मिलते हैं कि आप अलग अलग घटकों को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। उदाहरण जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, अल्कोहल और जल का मिश्रण। जैसे मिश्र धातुएं लें, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं जिनके घटकों को हम अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते। ये समांगी मिश्रण के रूप में आता है। वहीं विसमांगी मिश्रण में देखिए, तो जिनमें मिश्रण के घटक साफ साफ अलग अलग दिखते हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिश्रण किन किन घटकों से मिलकर बना है, तो इसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण। उदाहरण है रेत और जल का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण। जैसे हम देखते हैं वाटर, जल और रेत का मिश्रण। तो जब हम जल और रेत का मिश्रण बनाते हैं, तो जो जल है ये ऊपर होता है तथा रेत नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिश्रण किस किस घटक से मिलकर बना है। और लेकिन जैसे शुगर है, शक्कर और पानी को हम मिलाएं, या वाटर लेमन मतलब नींबू नींबू का रस और पानी को हम मिलाएं, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस मिश्रण में नींबू का पानी मिला है या शक्कर मिली हुई है। इसे किसी विशेष यंत्र के माध्यम से ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आज मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां। ठीक है, तो मिश्रण भी 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा ठोस ठोस का मिश्रण, मतलब एक घटक भी ठोस हो और दूसरा घटक भी ठोस हो, तो इन्हें कैसे अलग करेंगे। दूसरा होगा ठोस और द्रव का मिश्रण, एक घटक ठोस होगा तथा दूसरा घटक द्रव होगा। वहीं तीसरा है द्रव और द्रव का मिश्रण, मतलब एक घटक द्रव होगा तथा दूसरा घटक भी द्रव ही होगा। चलिए वन बाय वन हम इन सभी चीजों को आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस का ठोस मिश्रण, है ना, इन्हें अलग करना। तो इससे अलग करने के लिए पहली विधि है चुनना। चुनना से आप समझ पाएंगे हैंड पिकिंग, नाम से स्पष्ट है, एक एक करके हाथ से चुनना। चलिए परिभाषा देखते हैं। जब ठोस पदार्थों में आकार बड़ा हो और इनकी आकृति भी भिन्न भिन्न हो और उन्हें आंखों से हम आसानी से देख सकते हैं, तो उसे हम हाथ द्वारा स्वयं चुनकर आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपने घर में देखा होगा कि हमारी माताएं कुपा में, है ना, या छन्नी से क्या करती हैं, अनाज के दानों में से कंकड़ अलग करती है ना। तो उसे क्या करते हैं, छन्नी का जरूरत तो पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट सुपा में हम यहाँ पर रखेंगे और हाथ से देख सकते हैं अगर दाने बड़े बड़े हों। ठीक है, तो इसे कहते हैं चुनना। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनाज रखा हुआ है और यहाँ पर काले काले कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। क्योंकि ये बड़े आकार में बड़े हैं और आंखों से हमें आसानी से दिख पा रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, हाथ से ऐसे पिक कर निकाल लेंगे। तो यही विधि है चुनना। तो इसका उदाहरण है जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, हरे और काले अंगूर को अलग अलग करना। तो इसमें मुख्य शर्तें क्या हैं, तो इसमें एक घटक आसानी से नजर आना चाहिए, वहीं इसे आसानी से हाथ से उठाया जा सके,
ऐसे घटकों को ही हम चुनना विधि से अलग कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फटकना। फटकना को इंग्लिश में बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, सीधे विनोइंग भी पूछा जाता है। तो आखिर फटकना क्या है? तो इसका परिभाषा है जब एक घटक ठोस हल्का हो और दूसरा ठोस भारी हो, एक हल्का हो और दूसरा भारी हो, तो इसे हम फटकना विधि से अलग अलग कर सकते हैं। तो हवा की सहायता से हल्का घटक क्या हो जाता है, अलग किया जाता है। चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें क्या किया जाता है, मिश्रण को ऊपर से गिराया जाता है, जिसमें हवा की दिशा में हल्का पदार्थ उड़कर दूर गिरता है और भारी नीचे गिरता है। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे हमारी माता, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर सुपा में रखा हुआ है अनाज और उसमें मिला हुआ है भूसा। तो ऊपर में खड़ी हो गई और हवा की दिशा में ऐसे उनको अगर लहराती हैं, तो हवा की दिशा में क्या है, जो भूसा है जो कि हल्के होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो अनाज है वो जस्ट नीचे में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा की दिशा है और यहाँ पर सुपा में अनाज है। तो भूसा क्या है, हवा की दिशा में इधर बह जाता है और अनाज जस्ट नीचे में यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। इसी विधि को कहते हैं पटकना। तो इसके उदाहरण है जैसे गेहूं और भूसा को अलग अलग करना, चावल और धूल को अलग अलग करना, अनाज से मिट्टी अलग करना। तो ये फटकना विधि से संभव है। तो इसमें प्रमुख शर्तें आखिर क्या है? तो इसमें एक पदार्थ अधिक हल्का हो और एक उसकी अपेक्षा भारी हो, ये कंडीशन है। दूसरा, हवा या पंखा उपलब्ध हो। अगर वहां हवा नहीं है तो ये विधि काम नहीं करेगी। चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा में आता है छानना, सीविंग। नाम से स्पष्ट है, छानना। जिस प्रक्रिया से हमारे घर में अनाज को क्या है, अनाज से कंकड़ अलग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जब एक ठोस का आकार बड़ा और वहीं दूसरा ठोस का आकार क्या हो, अपेक्षाकृत बहुत छोटा हो, तो इसे हम छानने की विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसमें जाली या छन्नी के माध्यम से इसे अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, रेत को छन्नी से छानना, आटे से कण को निकालना, गेंद की फैक्ट्री में अलग अलग आकार की गेंदों को छानना, क्योंकि दोनों के आकार में बहुत ही भिन्नता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छन्नी से हम क्या, छानने से क्या कर रहे हैं, आटा चावल से कंकड़ छान रहे हैं। इसमें प्रक्रिया क्या है, मिश्रण को उपयुक्त जाली से छाना जाता है, जिससे छोटे कण नीचे गिर जाते हैं और बड़े कण क्या है, ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार से छानना की विधि से ठोस और ठोस को अलग किया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है चौथा, जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहां से बहुत आयत मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इसकी परिभाषा है जब एक घटक चुंबकीय हो और दूसरा चुंबकीय ना हो, तो इसे चुंबक की सहायता से हम चुंबकीय पदार्थ को अलग करते हैं। मतलब एक जो घटक है वो चुंबक के प्रति आकर्षण का क्या है, अनुभव करे, तथा दूसरा इसके प्रति नगण्य हो, मतलब उसका चुंबक से कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं, जैसे लोहा युक्त अयस्क से अशुद्धियां अलग करना का उदाहरण है, रद्दी में से आयरन की वस्तुएं अलग करना, वहीं बालू में से लोहे के कण निकालना इस चुंबकीय पृथक्करण विधि की सहायता से की जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या है, हम कुछ भी पदार्थ को डालेंगे, जैसे रेत के कण को हम डालें, रेत के कण को हम कहाँ डालें, यहाँ पर डालें। अब ये नीचे गया, अब नीचे गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक रोलर है जो कि मैग्नेट से बना है। तो रेत के कण चूंकि चुंबक के प्रति नगण्य होंगे, उसमें आकर्षण नहीं होगा, तो ये कहाँ गिर जाएंगे, इस नीचे वाले बाल्टी में, दूसरे बाल्टी में। वहीं जो लोहे के कण होंगे चुंबक के साथ आकर्षित होकर इस पहले वाले बाल्टी में गिर जाएंगे। इस प्रकार से हम चुंबकीय पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण विधि काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे में, जिसमें हम ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग अलग करेंगे। मतलब एक घटक ठोस होगा, वहीं दूसरा घटक द्रव होगा। अब आते हैं तो मिश्रण को कैसे, जब मिश्रण किसी ठोस और द्रव से मिलकर बना हो, जैसे पानी और नमक का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण, जिसमें चीनी ठोस है और पानी द्रव है, तो उसे अलग करने के लिए कुछ विशिष्ट भौतिक विधियां इस्तेमाल की जाती है।
आइए हम देखते हैं एक एक करके इन विधियों को। तो सबसे पहला हमारा विधि है वाष्पीकरण, जिसे हम इवोपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा है, इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो और दूसरा अवाष्पशील हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया नाम से स्पष्ट है। हम इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब दो घटकों में से एक घटक वाष्पशील हो, मतलब जैसे ही उसको गर्म करे वो वाष्प बन के उड़ जाए, वहीं दूसरा घटक अवाष्पशील हो, जिसके कारण जैसे ही हम उसे गर्म करें वो वहीं के वहीं स्थिर रूप से रह जाए। इससे इन दो घटकों को हम आराम से अलग कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण है नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, समुद्री जल से नमक बनाना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए कि समुद्री जल से नमक हम किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ये क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा जाता है। जैसे हम नमक और जल को एक जार में ले लिए, अब इसे ताप पर देकर बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो जल है उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, भाप बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो बर्फ है, सॉरी जो नमक है, वो इस जार में एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार से हम समुद्री जल से नमक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यही विधि है वाष्पीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट, रवाकरण, या रवाकरण को ही हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, इंग्लिश में होगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी अशुद्ध ठोस को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में अलग किया जाता है। मतलब जिस मिश्रण में जो कोई भी अशुद्ध ठोस है उसको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि में उस ठोस का क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो ठोस हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलती है। चलिए, इसमें प्रयोग में आने वाले पदार्थ जैसे नमक, चीनी, फिटकरी, ये सब बनाने के लिए चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या है। रवाकरण विधि हमें शुद्ध क्रिस्टलीय संरचना देती है। यह प्राकृतिक ठोस पदार्थों को यांत्रिक विलयन से श्रेष्ठ मानती। अब इसका स्वरूप देखें तो चमकीले क्रिस्टल जैसा हमें क्या मिलता है, पदार्थ मिलता है इसमें। आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया। जैसे उदाहरण लेते हैं, चीनी, नमक और अल्कोहल का मिश्रण लेते हैं। हम इसे 348 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो एक घटक जैसे चीनी क्रिस्टल के रूप में हमें नीचे बैठा मिल जाएगा। देखिए, एक सॉल्यूशन लिए हम चीनी, नमक और अल्कोहल का। अब इसे हम गर्म करते हैं। देखिए, दूसरा प्रोसेस है गर्म करना। तो जब इसे गर्म करते हैं तो बाकी पदार्थ क्या है, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, और इसे क्या है, हम छन्नी के द्वारा छान लेते हैं। फिर जैसे ही हम इसे ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिल जाता है, और इस प्रकार से ठोस का द्रव में पृथक्करण होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है औद्योगिक परिशोधन में और दवा निर्माण में और विशुद्ध रसायन प्राप्त करने में इसका उपयोग करना। ठीक है, तो देखिए, दवा निर्माण में आप किस विधि का प्रयोग करते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दवा निर्माण में हम इस विधि का, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम इसमें वाष्पीकरण विधि का भी प्रयोग कर सकते थे, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का दोनों तो सेम ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम वाष्पीकरण का विधि प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वाष्पीकरण की विधि में कभी कभी पदार्थ जल सकते हैं और उसमें अशुद्धियां शेष रह जाती है। लेकिन अगर हम दवा बनाएं तो क्या हम थोड़ी भी अशुद्धियां रखने की जो है रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसके लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दवा बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में पदार्थ की शुद्धता अधिक होती है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, तीसरा आता है द्रव और द्रव मिश्रण को अलग करना। मतलब एक घटक भी द्रव हो और दूसरा घटक भी द्रव हो। तो चलिए, जब दो अलग अलग द्रवों के मिश्रण की क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो किस ताप पर बॉईल हो रहा है वही उसका क्वथनांक है। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो वही होगा जल का बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर वह पदार्थ गर्म होता है या वाष्प में परिवर्तित होता है।
तो तब उसके पृथक्करण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक। तो जैसे उदाहरण देखते हैं हम जल और एसीटोन का और जल और एथेनॉल का। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, द्रव जल और एसीटोन की बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता ही है कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। और वहीं 56 डिग्री सेल्सियस किसका है? एसीटोन का क्वथनांक है। तो एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस में ही वाष्पशील होता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले हम जल और एसीटोन के मिश्रण को एक फ्लास्क में लेते हैं। अब इसे हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस होता है इसका ताप, तो एसीटोन भाप बनकर उड़ने लगता है। अब इसे एक नली द्वारा यहां से गुजारा जाता है। देखिए, ठीक है। अब जैसे ही ये यहां से गुजरा, इस पाइप से गुजरा, तो यहां पर हमें अलग से वाटर देखने को मिलेगा। वाटर उसमें मिला नहीं है, ये अलग से है, ये अलग से है, ठीक है। यहां पर तो वाटर यहां पर ऊपर से फ्लास्क में है। अब वाटर क्या करता है? इसे ठंडा कर देता है। पहले जो एसीटोन यहां से गैस बना था, वही इस वाटर के कारण, जल के कारण क्या हो जाता है? फिर से ठंडा हो जाता है और फिर से द्रव में बदल जाता है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित होता है। वही वाष्प को हम अगर फिर से ठंडा कर दें तो फिर से द्रव में बदल जाता है। इस प्रकार से पूरा एसीटोन यहां पर एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल और एसीटोन का, है ना, हम पृथक्करण करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वथनांक में अंतर बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं। इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 56 डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं उपयोग। तो जल और अल्कोहल का अलग करना, इसका उपयोग होता है रसायन उद्योग में, परफ्यूम अर्थात इत्र निर्माण में और दवा फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है? जब दो द्रवों के मिश्रण में क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है। तो जैसे कि हमने क्या देखा इससे पहले वाले इस मेथड में देखा, आसवन विधि में, यहाँ पर क्वथनांक में क्या होता है? अधिक अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभाजी आसवन में उन दोनों के क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा कम अंतर होता है, ठीक है। तो तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यह कहाँ प्रयोग होता है? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसका प्रयोग। तो कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑयल का पृथक्करण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि क्रूड ऑयल या फिर कच्चे तेल के पृथक्करण में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन, ठीक है। जैसे वायुमंडलीय वायु से गैसें प्राप्त करना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन आदि प्राप्त करना, है ना, ये इसका भी उद्देश्य है। तो चलिए आगे देखते हैं यह विधि कैसे काम करती है। तो इसमें पेट्रोलियम पृथक्करण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है? पहले क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है। अब अलग अलग तापमान पर उनमें से विशिष्ट उत्पाद निकलते हैं और तापमान निकलने वाला पदार्थ, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे ही हम उसे 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है एलपीजी, जो कि हम गैस में यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर से हम उसे गर्म किए तो यहाँ 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही आए तो हमें क्या मिल जाता है? एलपीजी मिल जाता है, मतलब ब्यूटेन मिल जाता है ना। अब वहीं इसी इसका ताप और बढ़ाए, जैसे 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, ठीक है। तो 40 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है? पेट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं आगे इसका ताप बढ़ाएं, 200 डिग्री सेल्सियस में करें तो हमें केरोसिन मिलता है। तो केरोसिन यहाँ पर जैसे ही हम 200 डिग्री 175 से 325 डिग्री सेल्सियस केरोसिन हमें मिल जाएगा। वहीं जैसे ही हम इसे 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा। डीजल, ठीक सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? डीजल। जहाँ कहाँ यूज होता है? इस वाहन में यूज होता है। अब वहीं जैसे ही हम इसे 370 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप में करेंगे तो भारी फ्यूल तेल, हैवी फ्यूल ऑयल हमें मिलता है, ठीक है, जो कि फ्यूल शिप्स, फैक्ट्रीज, है ना, इन सब में यूज होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ताप में जो कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, जिससे हमेशा अलग ताप में अलग उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये विधि है
प्रभाजी आसवन। ठीक है, अब आते हैं तीसरा है सेपरेशनल फनल विधि, सेपरेशन फनल मेथड। तो ये कब यूज होता है? जब दो द्रव अघुलनशील हो, मतलब आपस में घुलते ना हो और उनके घनत्व डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर हो, तो उन्हें सेपरेशन फनल से अलग किया जाता है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, चूंकि तेल का घनत्व पानी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, तो जब इसे हम मिलाते हैं तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है और पानी का घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे होता है। तो इसे हम इस विधि द्वारा आराम से अलग कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरण है तेल और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर तेल और जल को आपस में मिला के डाल दिए, क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी की अपेक्षा कम होता है, तो ये ऊपर बैठ गया और पानी नीचे आ गया। तो इस कीप को हम धीरे धीरे खोलते हैं। जैसे ही ये यहाँ तक पूरा खाली हो गया, तो तेल यहाँ ऊपर में, जैसे ही यहाँ पर सिर्फ तेल ही तेल बच गया, तो इसे बंद कर देते हैं। इस प्रकार से पानी को हम तेल से आराम से अलग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है जल और तेल को अलग करने में, रसायन प्रयोगशालाओं में गुणों पर आधारित पृथक्करण करने में। अब चलिए, चौथा है और बहुत महत्वपूर्ण है अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसकी परिभाषा है जब मिश्रण के ठोस कण बहुत ही छोटे छोटे अर्थात महीन होते हैं, जैसे दूध से क्रीम, और पारंपरिक विधियों से अलग ना हो पा रहे हैं, तो इन्हें सेंट्रीफ्यूजन मशीन से गति देकर भारी और हल्के कण अलग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें ठोस के कण क्या होते हैं? बहुत ही महीन होते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका उदाहरण है दही से मक्खन निकालना, दूध से क्रीम अलग करना, रक्त से लाल और श्वेत कण अलग करना, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स को अलग करना, वही स्वचालित वॉशिंग मशीन में पानी निकालना या कपड़े सुखाना। इस विधि में क्या है? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है इन सभी चीजों में। अब देखते हैं इसका डेली यूज क्या है। गांवों की महिलाएं दही मथनी से मथकर मक्खन प्राप्त करती हैं, तो इस विधि में भी अपकेंद्रण विधि ही सहायक होती है। और जैसे घेरनी, घेरनी क्या है? प्राचीन डोमेस्टिक अपकेंद्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, अब इस प्रकार से अपकेंद्रण होता है। लास्ट देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसके बाद एक और है क्रोमेटोग्राफी। पांचवा है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। देखिए, ठोस पदार्थ सीधे गैस में, तो मैंने पहले बताया था ठोस पहले बदलता है द्रव में, फिर द्रव बदलता है गैस में। तो जब पदार्थ ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाए, तो इसमें ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है ना। फिर गैस से ठोस में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ठोस लेता हूँ, जैसे बर्फ का टुकड़ा। अब मैं इसे क्या है? ताप दूंगा। ठीक है, ताप दूंगा, तो ये क्या है? पिघल कर द्रव बन जाएगा, सॉरी गैस बन जाएगा। इसे गैस सबसे पहले अगर मैं बर्फ लूं तो ये क्या बनेगा? द्रव बनेगा। ठीक है, और फिर इसे फिर से मैं गर्म करूं तो ये क्या बनेगा? गैस बनेगा। तो यहां पर ये विधि काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे मैं लेता हूं कपूर का टुकड़ा, कपूर, अब कपूर का टुकड़ा आपको पता ही है, जैसे ही मैं इसे गर्म करता हूं तो ये सीधे बनता है गैस के फॉर्म में। तो इस मेथड में हम किसका प्रयोग कर देंगे? ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, तो उदाहरण है कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। ये याद रखना, अमोनियम क्लोराइड में कौन सी प्रक्रिया यूज होती है? तो ऊर्ध्वपातन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम आगे पीवाईक्यू भी देखने वाले हैं। इसका उपयोग क्या है? तो रसायन विशुद्धिकरण प्रयोजन और टेबल्ड ऑपरेशन के लिए, और स्कूल और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, छठवां है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? रंगों के मिश्रण या घुलनशील घटक को अलग अलग करने की प्रयोगशाला तकनीकी, है ना। मतलब अलग अलग रंगों को अलग अलग करना। जब आपस में विभिन्न रंगों को मिला दिया जाए तो प्रत्येक रंग को अलग कर, इसका प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो का मतलब होता है रंग, और वहीं ग्राफी का मतलब होता है प्रदर्शन। तो इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी शब्द का मतलब हो गया रंगों का चित्रण या रंगों का प्रदर्शन। ठीक है, तो इसमें सिद्धांत क्या करता है? काम घुलनशीलता के अनुसार पदार्थों की अलग अलग क्या होती है? गतिशीलता होती है। मतलब जो पदार्थ जितना जल्दी घुलता है उसकी गति भी उतनी ही होती है।
इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत कार्य करता है। इसका उदाहरण है काली स्याही से नीला, हरा, पीला रंगों में अलग अलग करना। तो इसका उपयोग होता है रक्त, दवा और रंग रसायन में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रोमेटोग्राफी काम करती है। अब चलिए सीधा पीवाईक्यू में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हमारा पहला प्रश्न है पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए अशुद्धियों को निकालने के लिए, बी अनचाहे पदार्थों को हटाने के लिए, सी ए और बी दोनों, और डी शुद्धता को बढ़ाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब इसका प्रयोग हम अशुद्धियों को निकालने के लिए और अनचाहे पदार्थों को हटाने के लिए, दोनों के लिए करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, नहीं किया जा सकता। तो किसे किसे किया जा सकता है। तो पहला है गीले कपड़ों से पानी सुखाना, हाँ किया जा सकता है। दूध से मक्खन निकालना, हाँ किया जा सकता है। ये है मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करना, ये नहीं किया जा सकता हो। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और डी है रक्त और मूत्र की जांच करना। तो इन तीनों ऊपर के ए, बी और डी को डी द्वारा अपकेंद्रण विधि का यूज किया जाता है और सी से नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पटकने विनोइंग की विधि से पृथक किया जाता है। तो विनोइंग की विधि से आपका ऑप्शन है ए रेत और पानी, बी जल और तेल, सी अन्न और भूसा, डी शक्कर और उड़द। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्न और भूसा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दही से मक्खन पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीकरण, बी अपकेंद्रण, सी आसवन या डी छानना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रण। दही से मक्खन प्राप्त करने की विधि है अपकेंद्रण। ये CGSI 2023 प्री में आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो इसका आंसर आप बताइए। अगर इसका आंसर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए गैस से सीधे द्रव बनना, बी है गैस से सीधे ठोस बनना, सी है द्रव से सीधे गैस बनना, या डी है ठोस से सीधे गैस बनना। तो मैंने सब्लिमेशन के बारे में बताया था, सीधा आप कपूर का उदाहरण देखेंगे। ये ठोस से सीधा क्या बनता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नीचे के 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे, और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसमें इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। यदि आप करेक्ट आंसर करते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ऊर्ध्वपातन किस पदार्थ में पाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। रंगीन घटकों को मिश्रण से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब द्रवों के बीच। आपके पास ऑप्शन 4 है, बताना है इसमें से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सेपरेशन फनल द्वारा अलग किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी से जाके आपको जुड़ जाना है, क्योंकि जल्द ही ये PDF पेड होने वाली है, तो आपको इसके लिए कुछ चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और लाइक तो इतनी करो कि तभी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की क्लासेस जारी रखूं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज के मेरे टॉपिक पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।